नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 11, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना। इससे पहले के वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव करना सीखे थे, समान हर वाली परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव और असमान हर वाली परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव। उसके बाद अब हम करते हैं परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए 9/7 गुणा ऋण 7/4 है ना। तो जब परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो बहुत आसान है। अंश में अंश का गुणा कर देंगे और हर में हर का गुणा कर देंगे, है ना। देखिए 9 में हम गुणा करेंगे ऋण 7 का, तो आता है ऋण 63, ठीक है ना। अब यहाँ पर चिन्हों का थोड़ा ध्यान रखना है कि यदि चिन्ह समान है, समान कैसे है, जिसे ऋण और ऋण यानी माइनस और माइनस ये समान चिन्ह हो गए, प्लस और प्लस यानी धन और धन ये समान कहलाते हैं। लेकिन यदि एक माइनस आ गया और एक प्लस आ गया, है ना, या एक प्लस आ गया और दूसरा माइनस आ गया, तो ये कहलाते हैं असमान चिन्ह, ठीक है ना। ये कहलाएंगे असमान चिन्ह और ये कहलाएंगे समान चिन्ह। तो असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, आपको ध्यान रखना है। यदि एक धन और एक ऋण आता है तो उनका गुणा क्या होगा, एक धन एक ऋण होगा तो उनका गुणा हमेशा ऋण होता है, ठीक है ना। और समान चिन्ह है, यदि धन धन है या दोनों चिन्ह ऋण ऋण है तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है और इस कंसेप्ट आधारित आपको जैसे NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्ज़ाम जो होती है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 3/11 गुणा 14/5। तो 3 में 14 गुणा किया बटे 11/5, 11 गुणित 5, है ना। तो 14 तिया 42 और 11 पंजे 55, ये हमारा उत्तर हो गया है। यानी अंश का अंश में गुणा, ये अंश कहलाता है, और नीचे जो संख्या होती है ये हर कहलाती है ना। तो अंश का हमने अंश में गुणा कर दिया है और हर में हर का गुणा कर दिया है, ठीक है ना। तीसरा है ऋण 22/11 गुणित ऋण 21/11, है ना। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में अंश में, है ना, ऋण वाला चिन्ह है ना, समान चिन्ह हो गए, तो समान चिन्हों गुणा धन होता है। तो 21 का हमने 22 में गुणा किया तो आता है 462 और 11 में 11 गुणा करने पर आता है 121, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 462/121। नेक्स्ट ऋण 4/5 गुणित 5/12, है ना। हम देख रहे हैं ऋण 4 में 5 का गुणा किया है तो कितना आता है ऋण 20, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है असमान है तो असमान चिन्ह गुणा होता है ऋण, किया गया। 5 का गुणा किया 12 में तो 12 पंजे 60, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1 और 8 का गुणा किया तो 8 एकम 8, हर 10 का गुणा करेंगे ऋण 3 में तो यह अगर ऋण 30, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, ऋण 3/2 गुणित ऋण 17/19। तो ऋण 3 का हमने ऋण 17 में गुणा किया है, तो अब चूंकि दोनों चिन्ह कैसे हैं, ऋणात्मक है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह गुणा धन होता है। तो 17 तिया 51 और 9 दूनी 18, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 51/18। अंश का अंश में गुणा करना है ना, और हर का हर में गुणा करना है। 11/9 गुणित 1 ऋण 1/10। 11 का गुणा हमने ऋण 1 में किया है। अब चूंकि ऋण का चिन्ह एक बार आया है इसलिए गुणनफल भी ऋणात्मक होगा, तो 11 कम 11 यानी ऋण 11 हो गया, और 10 का गुणा करेंगे 9 में तो 10 9 90, तो हमारा उत्तर हो जाता है ऋण 11/90, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। तो ऋण 1/2 गुणित 8/7। अंश यहाँ पर है ऋण 1 और यहाँ पर है 8, तो 8 का गुणा किया हमने ऋण 1 में तो हो जाता है ऋण 8,
2 का गुणा हमने 7 में किया तो 2 सती 14, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऋण 8/14। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऋण 2 गुणित 3/2। अब इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है ना, आपको ध्यान रखना है, इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ऋण 2 गुणा करें हम 3 में तो ऋण 6 और 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाता है ऋण 6/2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/5 गुणित 1/5। अब यहाँ अंश क्या है 8 और इसमें अंश क्या है 1, तो 8 और 1 का हम गुणा करते हैं तो आता है 8, हर 5 है, 5 का गुणा 5 में किया 25, तो हमारा उत्तर हो जाता है 8/25। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है परिमेय संख्याओं के गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं शाब्दिक प्रश्न यानी इबारती प्रश्न। एक आयताकार पार्क की लंबाई 183/5 मीटर एवं चौड़ाई 50/3 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं कि जो पार्क है वो कैसा है, आयताकार है। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई में ये चौड़ाई गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा करना है। लंबाई कितनी है 183/5 मीटर, ये हमने यहाँ लिख दिया लंबाई के नीचे, और चौड़ाई कितनी है हमारी 50/3 मीटर, तो हमने यहाँ किया कि चौड़ाई के नीचे लिख दिया 50/3 मीटर। ठीक है ना। अब दोनों को हमने गुणा किया, 183/5 गुणित 50/3, मीटर की घाता हम 2 लगेगी क्योंकि मीटर 2 बार आया है ना। ये देखिए मीटर 2 बार आया है, इसलिए इसकी घातांक क्या हो जाएगी 2, ये हमने यहाँ पर लिख दी है। इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। अब ये अंश और हर देखिए कटे तो हमें काट देना चाहिए ताकि हमारा प्रश्न जो है सरल हो जाता है। 5 से काटा हमने 50 को तो ये कटता है 5 एकम 5 और 0 यानी 10 बार। 3 से काटेंगे 183 को तो 3 6 18 और 3 एकम 3। ठीक है ना। अब जो संख्या बची इसका हम गुणा कर देंगे 61 गुणित 10, है ना। तो कितना हो जाएगा, अब 61 में हम 10 का गुणा करते हैं तो कितना होता है 610 वर्ग मीटर, है ना। ये क्या जाएगा 610 वर्ग मीटर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये यहाँ पर हमारा हो गया है ना 61 और है ना उत्तर हो जाएगा 610 वर्ग मीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। तो देखिए 1 से अनेक में हम गुणा करते हैं। 1 घंटे में तय दूरी हो रही है 1020 किलोमीटर, है ना, और हमें याद करना है 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है। तो ये चूँकि हम आएंगे, चूँकि 1 घंटे में तय दूरी बराबर 1020 किलोमीटर। ठीक है ना। ये 610 वर्ग मीटर, तो 25/6 घंटे में तय दूरी हो गई। 1 से अनेक में हमने गुणा किया 1020 गुणित 25/6, है ना। अब 6 से हमने 1020 को डिवाइड किया, जो होता है 170 बार, और 170 में 25 से गुणा करने पर आ जाएगा 4250 किलोमीटर। ठीक है ना। क्या आ जाएगा 4250 किलोमीटर। नेक्स्ट अब कर लेते हैं परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा। गुणा भी हमने किया है ना। अब यहाँ पर भाग करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ये चिन्ह दिया है भाग का, इस प्रकार से, है ना।
ये ऐसा चिन्ह है भाग का, हम जानते ही हैं, लेकिन देखने पर ऐसा लग रहा है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये धन जैसे लिखा जा रहा है प्लस, लेकिन प्लस नहीं है, ये इस प्रकार का चिन्ह है, ये चिन्ह भाग का कहलाता है। तो 1/8 भागित 3/4। अब देखिए भाग में क्या है, थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी जैसा हमने परिमेय संख्या को गुणा की है ना, उसी प्रकार से इसको हल करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि पहली परिमेय संख्या तो वैसी आ जाएगी जैसी लिखी हुई है, और अगली जो परिमेय संख्या है दूसरी जिसका हमें भाग लगाना है, उसका हम कर देते हैं गुणन प्रतिलोम। क्या कर लेते हैं? गुणन प्रतिलोम। जैसे 3/4 का हो जाएगा 4/3, और ये कहलाता है ना गुणन प्रतिलोम। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाता है, और 3/4 का उल्टा, यानी अंश की जगह हर और हर की जगह अंश। 3/4 है, इसका हो जाता है 4/3, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये 4/3 है ना। बस अब इसके बाद में वैसा ही करना है जिसे हम पहले करते आ रहे हैं, परिमेय संख्याओं के गुणा, कि अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 4 में करने पर आता है 4, 8 का गुणा 3 में करते हैं तो आता है 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/24। हालांकि इसको और सरल किया जा सकता है, लेकिन अभी हम पहले इस कंसेप्ट को समझें, उसके बाद में फिर जो है सरल करने का काम भी हम करेंगे। अगला प्रश्न है 3/13 भागित ऋण 4/65। तो इसे क्या कैसे लिखेंगे हम? देखिए 3/13 ऐसे लिखा, फिर हम गुणा चिन्ह लगाते हैं और ऋण 4/65 का कर लेते हैं गुणन प्रतिलोम, यानी 65/4। क्लियर? चलिए अब इनका हम गुणा कर देंगे। 65 का 3 में गुणा करते हैं तो 65 दिया होता है 195, है ना, बटे 13 में ऋण 4 गुणा करेंगे तो ऋण 52, 1352, है ना, और ऋण का चिन्ह 1 है इसलिए वह ऋण आ जाएगा, क्योंकि ऋण और धन असमान चिन्ह होते हैं और असमान चिन्ह गुणा हमेशा ऋण होता है। नेक्स्ट है 3/5 भागित 2 बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्या हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3/5 इसका कर देंगे उलट गुणित, 2/1 का हो जाएगा 1/2, और अब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देंगे। ऋण 3 का गुणा 1 करते हैं तो होता है ऋण 3 बटे, है ना, ऋण 3/5 दूनी 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण 7/12 भागित ऋण 2/13। इसको हम लिखेंगे ऋण 7/12। अब ये हो जाएगा उलट गुणित, ऋण 2/13 का हो जाएगा 13/2, और अब इसमें क्या करेंगे, 13 का हम ऋण 7 में गुणा करेंगे तो ऋण का चिन्ह एक बार आ रहा है, इसलिए उत्तर में वो ऋण का चिन्ह आ जाएगा, और 13×7 है ना, ठीक है, 13×7 बटे, अब नीचे में देख रहे हैं कि ऋण का चिन्ह एक बार आया है इसलिए हमने ऋण का चिन्ह लगा दिया, 12 दूनी 24। अब अंश और हर में दोनों जगह ऋण है इसलिए कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये जो उत्तर आ जाएगा धनात्मक में 91/24। ठीक है ना। अगला है ऋण 1/8 भागित 3/4। इसको लिखेंगे ऋण 1/8 और 3/4 का हम क्या करेंगे, उलट गुणित कर देंगे, यानी गुणन प्रतिलोम 4/3, और इसे गुणा करेंगे। ऋण 1 का गुणा करते हैं 4 में तो आता है ऋण 4 बटे 8 गुणा 3 में किया 8 तिया 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 4/24। ठीक है, इस प्रकार से। अब प्रश्न क्रमांक 6, ऋण 4 भागित 2/3। अब इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने लिखा ऋण 4/1 गुणित, अब 2/3 का हमने क्या किया, गुणन प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब इनका गुणा कर देंगे, है ना, ऋण 4 का गुणा करते हैं 3 में तो उत्तर आएगा ऋण 12 बटे 2 एकम 2। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऋण 2/13 भागित 1/7। इसको हम लिखेंगे ऋण 2/13 गुणित 1/7 को हो जाएगा 7/1। अब ऋण 2 का गुणा करेंगे 7 में तो हो जाता है हमारा ऋण 14, और 13 गुणा 1 करने पर 13 एकम 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 8वां। 8वें में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6/5 भागित ऋण 2/3। इसको लिखेंगे हम 6/5 गुणित, इसका उल्टा हो जाएगा 3/2।
अंश का अंश में गुणा करेंगे, 6 का गुणा करते हैं 3 में तो 6 तिया 18 होता है ना, बटे अब ऋण में ऋण गुणा करेंगे क्योंकि समान चिन्ह हो गए, दोनों ऋण के चिन्ह हैं, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह गुणा हमेशा धन होता है। तो 5 दूनी 10 इसका उत्तर आ जाएगा, यानी यहाँ पर गुणनफल धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं 2/3 भागित ऋण 8/7। तो इसको क्या लिखेंगे अपन 2/3, अब ऋण 8/7 का हो जाएगा 7/8 है ना। अंश का अंश में गुणा किया 2 सते 14 बटे, अब 3 धनात्मक है और 8 ऋणात्मक है, यानी एक धन एक चिन्ह ऋण है, विषम असमान हो गए। ठीक है ना, जब असमान चिन्ह होते हैं तो वहाँ गुणनफल ऋणात्मक होता है। 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14/24। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो 6/7 भागित 7/5, इसको लिखेंगे 6/7, ये हो जाएगा आपका गुणन प्रतिलोम यानी उलट गुणित 5/7। अंश का अंश में गुणा किया, 6 का गुणा किया 5 में तो हो जाएगा 6 पंजे 30 बटे 7 गुणा 7 में किया तो 7 सते 49, हमारा आंसर हो जाएगा 30/49। क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से हमने जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है। अब हम कर लेते हैं इसके शाब्दिक प्रश्न। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो सकें और वे अपनी लर्निंग गैप को जो है फुलफिल कर सकें, ताकि अगली परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आप सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। किसी कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या होगी। अब देखिए आपको क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दी गई है, हमें ज्ञात करना है लंबाई। तो लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, कमरे की लंबाई बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे कमरे की चौड़ाई। अब देखिए कमरे का क्षेत्रफल और कमरे की चौड़ाई में क्या हो रहा है, यहाँ पर भाग की क्रिया हो रही है, बटे में मतलब भाग है। तो कमरे का क्षेत्रफल हमने कितना लिखा है 261/4 ये लिखा, भागित चौड़ाई कितनी है 19/3, ये हमने यहाँ लिखी 19/3। ठीक है ना। अब जैसे अभी हमने भाग में किया था है ना कि 261/4 लिख दिया, उसके बाद में जो परिमेय संख्या है इसका हम कर देते हैं मतलब गुणन प्रतिलोम। तो ये हमने गुणन प्रतिलोम कर दिया है, 19/3 का हो जाएगा 3/19। ठीक है ना। अब अंश का अंश हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, 261 में 3 का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 783 है ना, 3 एकम 3, 18 11 से लायक 6 और 1 7 और 19 चौक 76 इतने मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम चाहें तो आगे दशमलव में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी यहाँ जगह उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग इतना हो गया है कि मेन यहाँ उद्देश्य क्या है कि आपको परिमेय संख्याओं का भाग सिखाना है। ठीक है, कि भाग हम कैसे करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को 26 बराबर टुकड़ों में काटा जाएगा तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी, है ना। देखिए एक लंबा तार है, उसके हमें 26 टुकड़े करना है। अब 26 टुकड़े करना मतलब उसमें 26 का भाग लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर 143/2 भागित 26। अब बटा कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है ना। अब जैसे हम भाग में करते हैं पहली परिमेय संख्या वैसी वैसी हमने लिख दी। अब बाद वाली जो परिमेय संख्या है उसको हम क्या करेंगे गुणन प्रतिलोम। तो हमने क्या किया गुणा का चिन्ह लगाया और उसका गुणन प्रतिलोम लिख दिया, 26/1 का हो जाएगा 1/26। ठीक है ना। अब अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर में हर का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 143/52 मीटर। ये जो है प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है, इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। और यदि आप NMS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे ग्रुप पर, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। मेंटल एबिलिटी के विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका आप अभ्यास करें, उनको कैसे हल करें ये हमने समझाया गया है, क्योंकि केवल उत्तर जान लेने से ही हमारा मकसद पूरा नहीं होता है।
कैसे हल करें ये हमें याद होना चाहिए। तो हमने इसको व्याख्यात्मक रूप से समझाया गया है, सरल भाषा में समझाया गया है, ताकि उस कंसेप्ट को आप समझ सकें और उस परीक्षा में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप परीक्षा ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 12,000 रुपये प्रति वर्ष 4 साल तक मिलते रहेंगे, यानी कुल मिलेंगे आपको 48,000 रुपया। तो आप इस परीक्षा की तैयारी करें, मन लगा करें। इसके लिए मैं डेली परीक्षा तक वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।